प्रयोग की जाती थी, मतलब कुछ ऐसी चीजें जिनको आर्य जो हैं अपनी भाषा में बोलते थे। तो आर्यों की भाषा क्या थी, क्या वो शब्द हमें पता है? तो हमें पता नहीं है, तो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि बेटा वहां से क्वेश्चंस आते हैं। और आप जो है ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। यहां पे देखना कहानी नहीं हो सकती। जैसे मैं अभी ज्यादातर कमेंट्स देखती हूँ कि मैम कहानी सुना के पढ़ाओ। तो पहले तो मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगी ताकि आप उन चीजों को समझें, उन पे सोचें और उसके बाद मुझे अपना विचार बताएं। जैसे क्या होता है कि क्लास में आपकी एक डिमांड रहती है कि मैम लिखकर पढ़ाओ। लिखकर तो मैं पढ़ाती हूं, ठीक है, लिखकर तो मैं पढ़ाती हूं, आपकी बात भी मैं मानती हूं, लेकिन लिखने में क्या हो जाता है, लिखने में ये दिक्कत हो जाती है प्यारे बच्चे कि आपसे मेरा कन्वर्सेशन कम हो पाता है, मैं चीजों को थोड़ा कम समझा पा रही हूं, जिसका कारण है लिखना। क्योंकि जब मैं लिखती हूं तो मेरा ध्यान इधर रहता है, आपकी तरफ रहता ही नहीं है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि हम पीडीएफ से भी इस चीजों को कवर कर सकते हैं। दूसरा, जब मैं पीडीएफ के थ्रू आपको पढ़ाऊंगी तो पीडीएफ में डायग्राम लगा के मैं आपको चीजें समझा सकती हूं। तो पीडीएफ के कई सारे फायदे हैं। दूसरा, अगर और हम मतलब दूसरा या तीसरा जो भी है, और भी अगर हम बातें करें तो आपको एक और चीज में बताऊं, एक और फायदा बताऊं कि जब पीडीएफ रहेगी तो लिखने का काम खत्म होगा, आपकी तरफ मेरा ध्यान ज्यादा होगा, आपके कमेंट्स पर ज्यादा ध्यान होगा, तो मैं आपसे कन्वर्सेशन ज्यादा कर पाऊंगी। और हिस्ट्री में आपको प्राचीन इतिहास, ठीक है, उसके बाद आपकी मैं अगर बात करूं तो इसी में आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास, और इसी में आपको पढ़ना होता है आधुनिक भारत का इतिहास। ये सब आपको पढ़ना है। अब आप खुद सोचिए कि ये सब पढ़ने में कितना सारा कंटेंट लिखना पड़ेगा और उसमें कितना टाइम जाएगा, क्योंकि हमें टाइम से सिलेबस कंप्लीट करना है, चीजों को अच्छे से समझना है। तो मैं चाहे लिखकर पढ़ाऊं, चाहे मैं पीडीएफ से पढ़ाऊं, कंटेंट वही रहने वाला है, ठीक है। तो पीडीएफ से आप कुछ दिन पढ़ के देख लो, अगर आप पीडीएफ से अच्छे से समझ पा रहे हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जिस दिन ग्रुप में मुझे बच्चे ये कमेंट कर देंगे कि मैम आप पीडीएफ से पढ़ा सकती हो, उस दिन से मैं प्यारे बच्चे आपको पीडीएफ से पढ़ाना शुरू कर दूंगी, क्योंकि मुझे आपसे ये जानना है कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। एक बार इन चीजों को सोचिएगा। और इतिहास से क्वेश्चन कितने आएंगे? 3 या 4 या मैक्सिमम 5, इससे ज्यादा तो नहीं आएंगे। अब उसके लिए सोचिए कि कितना सारा कंटेंट आप सिर्फ लिखवाने पे फोकस कर रहे हैं। पीडीएफ से आपके कंटेंट में और ज्यादा चीजें आ जाएंगी, और ज्यादा चीजें मैं आपको बोलकर समझा पाऊंगी, आपके कमेंट्स को अच्छे से देख पाऊंगी। तो आप जैसा कहेंगे वो आपको आज ग्रुप में रात को टैग करना है, ठीक है। तो अगर आप पीडीएफ से एग्री हो जाएंगे तो मैं बिल्कुल आपको पढ़ाऊंगी। सोचिए इन चीजों को। नवीन सर हैं, पूरा आपको देखा होगा, जिन बच्चों ने उनसे पढ़ा हुआ है पीडीएफ से बताते हैं, लेकिन क्या करते हैं, कंटेंट बेस्ट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि आपसे कन्वर्सेशन ज्यादा हो पाती है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। और आपको एक वर्ड यहां पर लिखना है। क्या लिखना है? कुछ शब्दावली, ठीक है। कुछ मैं यहां पे लिख देती हूं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता। और प्यारे बच्चे इस वैदिक सभ्यता के अंदर हम पढ़ रहे हैं, आप कह लें चाहे तो ऋग वैदिक काल इसको कह लीजिए, ऋग वैदिक काल आप कह लीजिए, या प्यारे बच्चे आप इसको पूर्व वैदिक काल कह लीजिए, पूर्व वैदिक काल, ठीक है। आप इसको कुछ भी कह लीजिए। तो चाहे आप इसे वैदिक काल कहें या पूर्व वैदिक काल कहें, आप जो है अभी फिलहाल आप बेटा ध्यान रखिएगा पढ़ने पर। जो काम हम करेंगे वो आप रात में मुझे कमेंट कर देना, जो भी आप करना चाहें, ठीक। अब देखिए पूर्व वैदिक काल, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं तो आपके ऋग वैदिक काल, ये एक ही बात होती है। सबसे पहले बच्चा इसमें कंफ्यूज हो रहा है। इसको बोलेंगे ऋग वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक पीरियड, या फिर हम इसको बोलेंगे, ठीक है, प्री वैदिक पीरियड, प्री वैदिक पीरियड। कुछ भी लिखो, एक ही बात है।
प्री वैदिक पीरियड। अब इसमें क्या हेडिंग डालनी है? हेडिंग डालनी है कुछ शब्दावली, कुछ शब्दावली, कुछ शब्दावली जो आर्यों द्वारा, जो आर्यों द्वारा, कुछ शब्दावली जो आर्यों द्वारा प्रयोग की जाती थी। प्रयोग यानी कि यूज, प्रयोग की जाती थी। बेटा मैं केवल टफ वर्ड इंग्लिश में लिखूंगी, ठीक है, की जाती थी। जैसे मतलब सम वर्ड्स जिनका यूज आर्यों ने किया था, जिसमें पहला अगर हम बात करेंगे तो खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, इनको आर्यों ने कहा करब, इन्हें आर्यों ने कहा करब। खाद्य पदार्थ को आर्य क्या कह रहे हैं? खाद्य पदार्थ को आर्य कह रहे हैं करब, इन्होंने करब कहा। ठीक, उसके बाद बेटा दूसरे की अगर हम बात करते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ को इंग्लिश में बोलेंगे फूड, फूड को क्या कहते थे ये लोग? करब कहते थे। इंग्लिश में भी करब को करब ही कहेंगे, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरे की बात लेंगे, इसमें लिखा है यवांगु, ठीक है, यवांगु को यवांगु ही कहेंगे। और यवांगु जो वर्ड यूज होता था वो होता था जौ का दलिया, ठीक है। जैसे आज आप गेहूं का दलिया खाते हैं, जो गेहूं होता है उसको पीसकर जो बनाया जाता है उसे हम गेहूं का दलिया कहते हैं। और यवांगु उस टाइम पे जौ, क्योंकि जौ उस टाइम पे बहुत फेमस क्रॉप्स थी, बहुत प्रसिद्ध फसल थी, तो जौ का दलिया बनता था, उसे यवांगु कहते थे। और इसलिए अब एक क्वेश्चन आएगा कि जो जौ होता है उसको क्या कहते हैं? तो जो यव शब्द का जो प्रयोग होता था वो जौ के लिए होता था। जौ के लिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? ये यव यूज कर रहे हैं। उसके बाद में बेटा इनके टाइम पर मरुस्थल, डेजर्ट भी हुआ करते थे, तो डेजर्ट को ये धन्व कहते थे। धन्व किसको कहते थे? ये मरुस्थल यानी कि डेजर्ट, इसको ये धन्व कहते थे। ये सब आर्यों की भाषा है जिन पे मैं टिक कर रही हूं। ये यव जौ को कहा, धन्व इन्होंने मरुस्थल को कहा। और बेटा वपता, एक वर्ड हुआ करता है वपता, जिसको ये कहते थे नाई। नाई कौन होता था? नाई कौन होता है? तो नाई होता है जो बाल काटता है, नाई जिसको आप बोलते हैं, तो उसको ये लोग वपता बोलते थे। क्या बोलते थे प्यारे बच्चे? वपता बोलते थे नाई को। उसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनकी जो भाषा हुआ करती थी, वो भाषा यानी कि इनकी जो लैंग्वेज थी वो मैंने आपको बताई थी कि संस्कृत का ये यूज करते थे। तो संस्कृत भाषा का इन्होंने प्रयोग किया साधारण शब्दों के लिए। बार्बर, हाँ बिल्कुल, बार्बर आप कह सकते हैं, नाई, ठीक है, बार्बर बिल्कुल सही है। उसके बाद में सातवां और क्या ऐसे शब्द हैं? करब क्या है? करब बेटा ये खाद्य पदार्थों को कहते थे, जो भी ये खाते थे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, लिख देती हूं मैं, नाई, बाल काटने वाला, बाल काटने वाला नाई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बाल काटने वाला। उसके बाद अगर हम बात करें तो भाषा क्या है इनकी? संस्कृत है। अगर हम और शब्दों की बात करें तो बेटा इन्होंने क्या किया? इन्होंने अघन्या शब्द का यूज किया। अघन्या किसको कहा इन्होंने? गाय को, गाय को कहा। इन्होंने कहा अघन्या का मतलब होता है जो न मारे जाने वाला पशु, तो गाय को इन्होंने क्या कहा? न मारे जाने वाला पशु, न मारे जाने वाला पशु, जिसको मारा नहीं जाना चाहिए, न मारे जाने वाला पशु और पूजनीय पशु, ये दोनों चीजें इन्होंने गाय के लिए यूज की। और पूजनीय पशु किसको कहा प्यारे बच्चे? गाय को। पूजनीय पशु है, ये मारने वाला पशु नहीं है।
आपको मैं ये बता दूं कि वैदिक समय पर वैदिक सभ्यता में प्यारे बच्चे आपको ध्यान रखना है कि गाय को एक संपत्ति माना। इन लोगों ने क्या माना? गाय को इन्होंने एक संपत्ति माना। गाय के लिए युद्ध होते थे, लड़ाइयां होती थीं, क्योंकि गाय उस समय एक संपत्ति थी। गाय क्या देती है? पीने के लिए दूध देती है। ठीक है, तो ये क्या करते थे? आपको ध्यान रखना है कि ये लोग क्या करते थे बेटा, आपको ध्यान रखना है कि ये लोग इसको पूजते थे। इसके लिए क्या करते थे? इसके लिए लड़ाई करते थे। ठीक है, अघन्या गाय यानी कि काऊ, यानी कि जो पशु ऐसा है जिसे पूजना चाहिए, इसे मारना नहीं चाहिए। यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे? प्रश्न सीधा फैक्चुअल बनेगा कि ये बताइए कि आर्य समाज में नाई को क्या कहा जाता था। आर्यों ने गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, या आर्यों ने अघन्या किसके लिए प्रयोग किया? अघन्या शब्द किसके लिए प्रयोग किया? तो गाय के लिए। यवांगो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? जौ का दलिया के लिए किया बेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे देखिएगा। उसके बाद 8वां अगर हम बात करें तो पारावत। 8वां क्या था? 8वां था पारावत। ये किसको कहते थे? समुद्र। समुद्र को कहते थे बेटा। समुद्र को क्या कहते हैं? सी। समुद्र के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं पारावत। उसके बाद 9वां इन्होंने कहा वेकनाट। वेकनाट यानी कि बेटा सूदखोर। सूदखोर ये कौन होते थे मैम? जो ऊंची दर पर ब्याज पर पैसा देते थे लोगों को, उधार। सूदखोर, इनके लिए वर्ड यूज होता है USURER। USURER इंग्लिश में ये वर्ड इनके लिए यूज होता। अच्छा, ये होता क्या था? सूदखोर क्या होता था? तो सूदखोर की प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करूं, ऐसा व्यक्ति जो लोगों को पैसा तो देता था लेकिन उस पे इंटरेस्ट बहुत लगाता था, ब्याज बहुत लगाता था, जबरदस्ती फिर उस ब्याज की वसूली करता था, उसके लिए सूदखोर के लिए उन्होंने वर्ड यूज किया वेकनाट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेटा जो बुक से पढ़ लेंगे फिर उनको क्लास लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी तो बुक से ही कंटेंट दूंगी ना, कहीं बाहर से अपना अलग से इतिहास तो नहीं लिख के लाऊंगी। ये जो आपके कमेंट्स होते हैं, लॉजिकल कमेंट्स करो कि मैम ये तो मैं बुक से भी पढ़ लूंगा। बुक में तो सब कुछ है, बुक में तो सब कुछ है। बुक में ऐसा कुछ है जो मैं पढ़ा रही हूं और आपको ना मिले? सारी बुक्स में सब कुछ है। आप मत करो क्लास। इतना अच्छे से आपको चीजें बताई जा रही हैं, जब आपको बुक से ही पढ़ना है। ये कौन सी बात होती है कि मैम ये सब तो बुक में भी है? बुक में तो सब रहेगा ही भाई। मैं भी तो बुक से ही कंटेंट उठाऊंगी, कहीं बाहर से, या मैं अपना खुद का इतिहास लिख के लाऊं जिससे पेपर बनाएगा एग्जामिनर? बेटा थोड़ा तो सोचा करो। ठीक है सोनू, एक बार कैमरा चेक कर लो। इन महिपाल जी कह रहे हैं कि शायद कैमरे में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद वेकनाट। उसके बाद अगला देखना, एक वर्ड यूज किया उन्होंने उर्वरा। उर्वरा मतलब ऐसी भूमि जिस पर कृषि की जा सके, यानी कि कृषि भूमि। उर्वरा ऐसी भूमि को कहते हैं बेटा जिसमें फसल उगाई जा सके। उर्वरा मतलब जिसमें फसल उगाने की क्षमता होती है, उसे हम कृषि भूमि कहते हैं, यानी एग्रीकल्चर लैंड। क्या कहते हैं? कृषि भूमि यानी कि एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड, कृषि भूमि जिस पर कृषि की जा सके, जिस पर फसलें उगाई जा सके। ऐसा ना हो कि वो बंजर हो। बंजर भूमि कैसी होती है? जिस पे हम फसल नहीं उगा सकते हैं, जो बहुत सख्त होती है, वहां पे फसल नहीं उग सकती है। तो उर्वरा वर्ड इन्होंने यूज किया कृषि भूमि के लिए, मतलब ऐसी भूमि जिस पर कृषि की जा सकती है। ठीक, उसके बाद देखिएगा बेटा 11वां एक वर्ड यूज किया सोमरस। ठीक है, सोमरस यानी कि इन्होंने सोमरस किसके लिए? पवित्र पेय।
ठीक है, इन्होंने कहा पवित्र पेय यानी कि त्याज्य पदार्थ। क्या बोला और इसके आगे? त्याज्य पदार्थ। इसका क्या मतलब होता है मैम? त्याज्य पदार्थ किसको कहते हैं? तो त्याग देने वाला पदार्थ, त्याग देने वाला पदार्थ मतलब ऐसी वस्तु जिसका त्याग कर देना चाहिए, ऐसा पीने वाला पदार्थ जिसको सोमरस तो कहा गया है, लेकिन ये सोमरस तुम्हारी किडनी खराब करता है, तुम्हारे लीवर को खराब करता है। तो ये सोमरस जो शब्द यूज किया जा रहा है वो एक्चुअली अल्कोहल के लिए किया जा रहा है। ठीक है, किसके लिए यूज किया जा रहा है? अल्कोहल के लिए यूज किया जा रहा है। तो अल्कोहल के लिए इन्होंने क्या यूज किया? सोमरस। और अल्कोहल क्या करता है? हमारी चीजों को, हमारे जो लंग्स होते हैं, हमारा जो लीवर होता है, उनको डैमेज करता है। तो कह रहा है कि ऐसा पदार्थ है जिसको मनुष्य को त्याग देना चाहिए, जिसको मनुष्य को त्याग देना चाहिए। तो शराब के लिए ये वर्ड यूज हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो बेटा आर्य हैं, आर्य किस तरह के वस्त्र पहनते थे, इनका वस्त्र लिखना, इनके क्लॉथ्स कैसे हुआ करते थे। वस्त्र यानी कि क्लॉथ्स कैसे हुआ करते थे, तो आप लिखेंगे सूती। ठीक है, यानी कि कॉटन के वस्त्र ये लोग पहनते थे, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कॉटन, ठीक है, कॉटन। उसके बाद बेटा ऊनी यानी कि वुलन, ठीक है, वुलन। और बेटा मृग चर्म, क्या होता था? मृग चर्म यानी डियर स्किन। जैसे आपने भगवान शिव को कभी देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि भगवान शिव क्या करते हैं कि हिरन की जो चमड़ी होती है उससे कपड़े बनाए जाते थे, तो उसके कपड़े भी ये लोग पहनते थे। जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको केवल कॉटन और वूलन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको मृग चर्म यानी कि जो डियर होता है, जो हिरन होता है, उसकी चर्बी से बनाए हुए जो कपड़े होते हैं। जैसे भगवान शिव का आपने ड्रेस देखा होगा, नीचे जो ड्रेस पहना हुआ होता है वो कुछ उसी तरीके का होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह की चीजें। मैम दारू पीते हैं, क्या लिख रहे हैं ये लोग? मैम कौन सा शब्द प्रयोग करता था? बेटा देखो, जो शब्द इन्होंने प्रयोग किए हैं उन पे मैं टिक कर देती हूं। जो आर्यों की भाषा है, मैं वाइट पेन लेती हूं। करब इन्होंने खाद्य पदार्थ को कहा, यवांगु इन्होंने जौ का दलिया, यव जौ को कहा, धन्व बेटा मरुस्थल को कहा, वप्ता नाई को कहा, भाषा इनकी संस्कृत थी, अघन्या इन्होंने गाय को कहा। जिन पे टिक कर रही हूं ये आर्यों की भाषा है। पारावत इन्होंने समुद्र को, वेकनाट सूदखोर को, उर्वरा कृषि भूमि, सोमरस बेटा सोमरस इन्होंने कहा है पवित्र पेय यानी कि शराब के लिए इन्होंने ये शब्द यूज किया, और साथ ही लिख दिया त्याज्य पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसको त्याग देना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है वस्त्र। क्या लिखा हुआ है जरा दिखाना, जरा क्या लिखा हुआ है एक बार नीचे करना। एक बच्चे ने कुछ बोला है, जरा दिखाना जरा एक बार। ये क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा पहली बार सुना है शिव जी के बारे में। अंदीप चौधरी या और भी बच्चे जो भावुक हो जाते हैं, जो भावुक हो जाते हैं, ये इनसे ये पूछा जाए कि जो डियर स्किन होती है, क्या उसके वस्त्र नहीं बनते हैं? अगर शिवजी पहन रहे हैं तो क्या बुरी बात है? क्या आपने फोटोज में नहीं देखा है? एक बार मैं आपको दिखा देती हूं कि डियर स्किन के क्लॉथ्स कैसे होते हैं, वरना चीजों को किसी दूसरे ही लेवल पे लेके चले जाओगे आप। इतना भावुक नहीं होना चाहिए जितना आप हो जाते हो। ठीक है, मैंने कहा कि कुछ फोटोज में दिखाया गया है उस तरीके का वस्त्र, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि वो वही पहनते थे। ठीक है, देखिएगा यहां पे मैं आपको दिखाती हूँ। शिव जी कभी शेर पे नहीं बैठते थे बेटा, शिव जी की सवारी शेर नहीं थी। आप इतने भक्त बन रहे हैं और फिर और भी गलत चीजें कर रहे हैं। ठीक है मैम, कैमरा सही कर दो, ध्यान भटका रहा है। अब तो कैमरा सही है प्यारे बच्चे, अब तो कैमरा एकदम सही है। मैं दिखाती हूँ डियर स्किन क्लॉथ्स। सोनू सर्च करना, जरा इमेज निकालो।
मैं इनको इमेज दिखा देती हूँ, वरना ये कहीं से कहीं ले जाएंगे। मुझसे गलती हो गई जो मैंने भगवान शिव का नाम ले दिया, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, मैं आपको वस्त्र ही दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं बोलती कुछ हूँ, आप समझते कुछ हैं और फिर कमेंट्स कुछ और करते हैं। प्यारे बच्चे, जो हिरण की चर्बी होती थी उससे वस्त्र बनाए जाते थे, मृग चर्म उनको बोला जाता है, वस्त्र में उसका प्रयोग किया जाता था। अभी भी बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनकी चर्बी का यूज हम जगह जगह, बल्कि मेडिसिन्स में भी यूज होता है। आप इतना इमोशनल, इतना भावुक हो जाते हैं, चीजों को समझने की जगह पता नहीं कहां पहुंच जाते हैं। ठीक, तो ये आपका यहाँ पे वस्त्र हो गया। आगे हम चलते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने वाली हैं ऋग वैदिक कालीन नदियों के नाम। यहां से बहुत क्वेश्चन बनता है। ऋग वैदिक, ध्यान से सुनना, ऋग वैदिक कालीन नदियों के नाम, ऋग वैदिक कालीन नदियों के नाम, नेम ऑफ रिवर्स, ऋग वैदिक कालीन नदियों के नाम ढूंढ लिए क्या? ठीक है, नेम ऑफ रिवर्स, नेम ऑफ रिवर्स ऋग वैदिक पीरियड, नेम ऑफ रिवर्स ऋग वैदिक पीरियड। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ ये पहना हुआ है इन्होंने, ठीक है, इनका नहीं, कोई भी क्लॉथ निकाल दो, फिर ये भावुक हो जाएंगे कि भगवान शिव को ऐसा बोल दिया हमने। ठीक है, उस पे लिख दो डियर स्किन क्लॉथ्स, डियर स्किन क्लॉथ्स लिख दो, बस उतना बहुत है। ठीक है, आगे देखिए, आगे की बातें करते हैं और आगे देखते हैं। नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो, ये अपना आप सर्च कर लेंगे। ठीक, चलिए, ऋग वैदिक कालीन नदियों के नाम। अगर हम बात करते हैं ऋग वैदिक कालीन नदियों की, तो देखिएगा जरा यहाँ पे कि ऋग वैदिक कालीन नदियों में सबसे पहले मैं इधर लिखूंगी नदी, यानी कि रिवर। ठीक है, और उधर की तरफ मैं लिखूंगी पुराना नाम। यहाँ पे हम पुराना नाम देखेंगे और इस तरफ हम नदी का नया नाम देखेंगे जहां मैंने नदी लिखी हुई है। तो पहले देखिएगा, पहले नंबर पर कौन सी नदी की हम बात करेंगे? तो मैम हम बात करेंगे काबुल। काबुल नदी का पुराना नाम जो था वो हुआ करता था कुभा। ठीक है, नाम याद रखिएगा, एक एक बार ध्यान से सुन लीजिए। काबुल मतलब कुभा। फिर एक है सिंधु नदी, जिसके किनारे आपकी सिंधु घाटी सभ्यता पनपी थी, जिसे हम सिंध कहते हैं, सिंध कहते हैं, हिरब कहते हैं, या बेटा हिरण्य कहते हैं, हिरब या हिरण्य। ठीक है, सिंध कहते हैं, हिरब कहते हैं, हिरण्य कहते हैं। उसके बाद आगे हम चलते हैं और नेक्स्ट है आपका झेलम। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा पूछा जाता है झेलम नदी का पुराना नाम, वितस्तता। झेलम नदी का पुराना नाम है वितस्तता। ठीक है, झेलम नदी का पुराना नाम है वितस्तता। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी स्वात, स्वात नदी, जिसको हम कहते हैं सुवस्तु। क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं सुवस्तु, स्वात नदी का। उसके बाद अगला नेक्स्ट है यहाँ पर चिनाब नदी। चिनाब नदी की जब हम बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं अस्किनी। ठीक है, अस्किनी नदी, अस्किनी। ये सबसे ज्यादा, एक तो झेलम बहुत पूछा जाता है, अस्किनी का नाम बहुत पूछा जाता है, जो कि चिनाब नदी का पुराना नाम है। ठीक, उसके बाद आगे हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है गंडक। गंडक की अगर हम बात करते हैं तो इसे सदा नीरा कहा जाता है, सदा नीरा। बेटा यहां से क्वेश्चन बनते हैं, सो प्लीज एक बार फोकस्ड होकर चीजों को सुन लीजिएगा। ठीक है, गंडक का गंडक, सदा नीरा। फिर नेक्स्ट लिखिएगा घग्गर। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा घग्गर, जिसका नाम आपने ऐतिहासिक स्थलों में काफी सुना है, घग्गर। तो ध्वजदत्ती। ठीक है, क्या कहेंगे? ध्वजदत्ती, ध्वजदत्ती, घग्गर, ध्वजदत्ती इसका पुराना नाम है। ठीक है, आगे देखिएगा, फिर हम कहेंगे रावी। रावी, रावी की अगर हम बात करते हैं तो लिखिएगा परुष्णी।
परुष्णी का पुराना नाम है रावी। ठीक, उसके बाद लिखिएगा गोमती। गोमती का पुराना नाम है गोमल। कोमल। फिर लिखिएगा, इसको लिख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर कर देती हूं ताकि मैं लिखना बंद ना करूं। ठीक है, फिर एक नदी इधर लिखिएगा, यहां लिख देती हूं नदी और पुराना नाम ताकि कंफ्यूजन ना हो, ओल्ड नेम। तो एक नदी और लिखिएगा, यहां पे लिखिएगा व्यास। व्यास को कहते थे विपाशा। ठीक है, विपाशा वाशु का नाम याद है ना, विपाशा, तो व्यास नदी का नाम है। सतलज, सतलज को कहते हैं शुतुद्री। और लास्ट लिखेंगे प्यारे बच्चे आप कुर्रम। कुर्रम को कहते थे क्रमु। तो ये आपकी नदियां और उनके नाम हैं। मैं इनके आगे टिक कर देती हूं। काबुल, कुभा, सिंधु, सिंध, झेलम, वितस्तता, स्वात, सुवस्तु, चिनाब, अस्किनी, गंडक, सदानीरा, घग्गर, ध्वजदत्ती, रावी, परुष्णी, गोमती, कोमल। ठीक है, सबके आगे। ठीक, उसके बाद व्यास, विपाशा, सतलज, सुतुद्री और कुर्रम, क्रमु। ठीक है सोनू, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वॉइस नहीं आ रही है, किस किस को मेरी वॉइस नहीं आ रही है? ठीक है, आगे देखिए। तो ये सब आपकी नदियों के नाम हैं। अब मैं एक चीज यहां पे लिखवाऊंगी, जो ध्वजदत्ती है इसको क्या कहा जाता है? इसको सरस्वती कहा जाता है। इसे सरस्वती भी कहा जाता है, जो आज के समय में विलुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी आज के समय में नहीं बहती है, वो आपकी क्या हो चुकी है? विलुप्त हो चुकी है। तो आप क्या कहेंगे? घग्गर नदी, जिसका पुराना नाम ध्वजदत्ती है, इसे सरस्वती या नदितमा या देवितमा या नदितमा, ठीक है, या देवितमा या देवितमा या मातेतमा, ये सब सरस्वती नदी के नाम हैं। या मातेतमा, ये ध्यान रखेगा। मतलब ऐसी नदी जिसे देवी के समान माना गया है, जिसकी पूजा की बात की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सरस्वती, नदितमा, देवितमा, मातेतमा, इसके बारे में आप लिख सकते हो सबसे पवित्र नदी इसे माना गया है। क्या लिखेंगे? सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी। ठीक है, यही है आपकी सरस्वती नदी। ये सारे आपके नदियों के पुराने नाम हैं। अब मैं आपको ऋग्वैदिक काल की कुछ अन्य विशेषताएं आपको बताऊंगी। मेरी सैलरी तुम्हारे एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी, वहां से एग्जामिनर का कोई लेना देना नहीं है कि मैम की सैलरी क्या है। ठीक है, इसलिए फालतू के कमेंट्स नहीं करने हैं, पढ़ाई पर ध्यान देना है। और कमेंट तब करो जब जरूरत है, ये नहीं कि पूरे टाइम कमेंट करते ही रहना है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिएगा। देखो यहां पे आगे हम बात करते हैं, तो आगे अगले हेडिंग डालना ऋग्वैदिक कालीन, लिखिएगा ऋग्वैदिक कालीन, ऋग्वैदिक कालीन समाज की विशेषताएं। ऋग्वैदिक कालीन समाज की विशेषताएं, समाज की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड, समाज की विशेषताएं। ठीक है, तो लिखिएगा फीचर्स ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक पीरियड। आवाज यहां से बिल्कुल ठीक है, चेक करा ली गई है। जिसकी तरफ से प्रॉब्लम है वो उसी की तरफ से है। ठीक है, आगे देखिएगा। मैम समझ में नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है, रिकॉर्डेड क्लास है, बहुत बढ़िया। ये तो खैर आपका पुराना डायलॉग है, आवाज बिल्कुल सही है। ठीक,
चलिए, कैमरा सही है सोनू, सब कुछ ओके है यहां से? अब चलिए ध्यान से सुनिएगा। फीचर्स ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक समाज की विशेषताएं। जैसे हम बात करें तो ऋग्वैदिक समाज कैसा समाज था, मतलब यहाँ की सोसाइटी कैसी थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने पढ़ा मात्र सत्तात्मक, इसको लिखना पितृ सत्तात्मक, यानी कि ऐसा समाज जहां पे अब डिसीजन कौन लेने लगा, पुरुष लेने लगा। अब महिलाएं नहीं, अब पुरुष जो है वो डिसीजन लेगा। घर के जितने भी वो मेन डिसीजंस होंगे वो सारे जो हैं पिता लेंगे। ठीक है, पितृ सत्तात्मक समाज हो गया। यानी मात्र सत्तात्मक से किसमें परिवर्तित हो गया, तो आपको ध्यान रखना है पितृ सत्तात्मक में। मतलब आपने, अब देखो आपके घर में भी ज्यादातर घरों में, मैं हर घर की नहीं कहती हूं क्योंकि एक्सेप्शन अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन आपके घरों में, ज्यादातर घरों में जो डिसीजंस होते होंगे, जो मेन डिसीजंस होते होंगे, वो आपके फादर ही लेते होंगे। वो आपके फादर यानी आपके पिताजी ही लेते होंगे। यानी आज भी आपका जो भारतीय समाज है वो कैसा है, पितृ सत्तात्मक ही समाज है। मतलब जो आदमी है उनके डिसीजंस को प्रायोरिटी पर रखा जाता है, प्राथमिकता पर रखा जाता है। ठीक है, दूसरा यहां पे लिखेंगे, भाषा में ऑलरेडी बता चुकी हूं। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे। ठीक है, तो प्रमुख देवता इनको किसका माना जाता है, इंद्र को। ऋग्वैदिक काल कह लो या पूर्व वैदिक काल कह लो, तो आप लिख सकते हैं कि प्रमुख देवता। ठीक है, यानी कि आप यहां पे मैं लिख देती हूं पूर्व वैदिक काल में, थोड़ा ऊपर करते हैं स्लाइड को, पूर्व वैदिक काल में, यानी कि इन प्री वैदिक पीरियड, पूर्व वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल एक ही बात है, ध्यान रखना। प्री वैदिक पीरियड कौन है बेटा, तो आप कहेंगे मैम इंद्र है। क्या इस चीज का साक्ष्य मिला है, क्या इस चीज का कोई एविडेंस है, कोई एविडेंस मिला है कि भाई यहां प्रमुख देवता इंद्र थे? क्या हम किसी से इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं? तो आप लिखेंगे कि जो प्रमुख देवता हैं वो इंद्र हैं। इस चीज का साक्ष्य, इस चीज का एविडेंस हमें मिला है, साक्ष्य मिला है, एविडेंस मिला है, और दो जगह मिला है। एक तो है बोग जकोई अभिलेख, बोग जकोई अभिलेख, बोग जकोई इंस्क्रिप्शन, बोग जकोई इंस्क्रिप्शन, बोग जकोई अभिलेख, जो कहां पर देखने के लिए मिलेगा, तुर्की देश में। तुर्की देश के अंदर आपको बोग जकोई अभिलेख मिलेगा, जो ये बता रहा है कि वैदिक, ऋग्वैदिक काल में जो देवता हुआ करते थे वो इंद्र थे। तो अब आपके अंदर जिज्ञासा जग गई होगी कि उत्तर वैदिक काल में कौन था। उत्तर वैदिक काल में, यही लिख देती हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। उत्तर वैदिक काल में देवता, ठीक है, यहां कौन थे, तो यहां पे थे प्रजापति, यहां कौन थे, प्रजापति। लेकिन ऋग्वैदिक काल में कौन है, तो प्यारे बच्चे इंद्र हैं। एक और एविडेंस लिख लो, कस्सी अभिलेख, कस्सी अभिलेख ये कहां मिला है मैम, तो कस्सी अभिलेख प्यारे बच्चे मिला है ईरान में। कस्सी अभिलेख कहाँ मिलता है, ईरान के अंदर हमें मिलता है। और ये दोनों इस चीज को प्रूफ करते हैं कि पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में जो देवता हुआ करते थे वो इंद्र, और उत्तर वैदिक काल में आपको ध्यान रखना है कौन थे, प्रजापति। ध्यान रखना प्यारे बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। आगे जब हम बात करते हैं तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई ये जो है, ये अगर हम इस समाज के तीसरे पॉइंट की बात करें तो ये जैसे अगर हम बोले कि इनका खाना क्या, मतलब क्या खाते थे, यानी हम कह सकते हैं भक्षी। कैसे भक्षी थे ये,
ईटर कैसे थे, क्या खाते थे? तो आप कहेंगे मैम शाकाहारी, शायद मैंने पहली क्लास में भी आपको बताया था, और प्लस मांसाहारी। पहली क्लास का मतलब है कि वैदिक सभ्यता की पहली क्लास। तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही तरह के यहाँ पर लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे जो खाने में ये लोग खाते थे। शाकाहारी वेजिटेरियन, मांसाहारी नॉन वेजिटेरियन। जो शाक सब्जी खाएंगे वो शाकाहारी, जो मांस मच्छी खाएंगे वो कौन होंगे? मांसाहारी। तो दोनों तरह के लोग आपको इस समाज के अंदर देखने के लिए प्यारे बच्चे मिल जाएंगे। ठीक, आगे देखिएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे समाज में क्या क्या चीजें थी। जैसे अगर आप मुझसे पूछें कि क्या ऋग वैदिक टाइम पर बाल विवाह होता था मैम, क्या इस समय चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी? चाइल्ड मैरिज यानी बच्चों की जो शादियां करवा दी जाती थी, क्या वो इस समय होती थी? क्या आप हमें बता सकती हैं कि इस समाज में चाइल्ड मैरिज होती थी? तो मैं कहूंगी नहीं होती थी, नहीं होती थी, नहीं होती थी। इस समय चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी, बच्चों की शादी नहीं होती थी। यह आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पे ये थोड़ा सा बताऊंगी डिटेल में, मॉडर्न इंडिया में हम पढ़ेंगे। आपने सुना होगा एक आया था शारदा एक्ट, जिसको हम कहते हैं शारदा अधिनियम। शारदा एक्ट आता है जो कि आगे चलकर आता है, और इस शारदा एक्ट में कहा गया लड़की और लड़के की शादी की आयु बताई गई थी, लड़की और लड़का। और फिर हम बात करेंगे वर्तमान में, ठीक है, लड़का लड़की की ये क्या था, विवाह की आयु निश्चित की गई थी। शारदा अधिनियम में विवाह की आयु निश्चित, कि लड़के की आयु कितनी होनी चाहिए और लड़की की कितनी होनी चाहिए। और अगर हम इसी आयु को वर्तमान में देखें कि लड़के की आयु कितनी होनी चाहिए और लड़की की आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कि गर्ल और बेटा बॉय। तो शारदा एक्ट में जो डिसाइड किया गया था वो क्या डिसाइड किया गया था? ठीक है, तो ध्यान से सुनना। इस समाज में जो है आपका बाल विवाह नहीं था। अच्छा, आयु नहीं लिखी है मैंने, पहले आयु। तो लड़की की शारदा एक्ट में बोली थी 14 और लड़के की बोली थी 18। वर्तमान में लड़के की है 21 और लड़की की है 18। अब इसमें भी चेंज करने की बात की जा रही है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है आगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे विधवा विवाह का क्या कहना है। जो विधवा विवाह होता है जिसे हम विडो मैरिज कहते हैं, विडो मैरिज, तो क्या ये इस समय पर हुआ करती थी? क्या विधवाओं को शादी करने का अधिकार था या नहीं था? क्या विधवाएं इस समाज में शादी कर पाती थी? क्योंकि अभी आप देख रहे हो यह स्थिति, यहाँ तक स्थिति बहुत अच्छी है स्त्रियों की, इसके आगे और दयनीय स्थिति हो जाएगी। तो आप कहेंगे विधवा विवाह को मान्यता थी, यानी कि विधवाएं शादी कर सकती थी। विधवा विवाह को मान्यता थी बेटा, वो शादी कर सकती थी। अगला फैक्ट है कि मैम पर्दा प्रथा जो पर्दा सिस्टम है, इसको इंग्लिश में भी लिखेंगे पर्दा सिस्टम। ठीक है, क्या लिखेंगे? पर्दा सिस्टम, पर्दा प्रथा। क्या ये समाज में प्रचलित था? पर्दा तो आप समझते ही होंगे, महिलाएं जो अपनी साड़ी से, अपनी चुन्नी से क्या कर लेती हैं, अपना जो है मुंह ढक लेती हैं। तो क्या ये पर्दा प्रथा इस समाज के अंदर थी? आप लिखेंगे नहीं थी। ठीक है, नहीं थी, ये भी नहीं थी। बहुत सारे बच्चों ने पहले ही आंसर दिया कि मैम नहीं थी। उसके बाद में नेक्स्ट, क्या इस समाज में सती प्रथा थी?
जिसको हम सती सिस्टम कहते हैं, क्या वो इस समय देखने के लिए मिलेगा? सती सिस्टम, सती प्रथा। बहुत आगे चल के मैं बताऊंगी कि सती प्रथा का पहला साक्ष्य कहाँ मिला, सती प्रथा को कब खत्म किया गया। तो आपने पहले ही लिख दिया कि मैम नहीं थी। सती का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। सती प्रथा का मतलब होता है कि जब किसी स्त्री का पुरुष मर जाया करता था तो उस पुरुष की जो भी वाइफ होती थी, जो बीबी होती थी, बेटा उसे अग्नि में उसके साथ ही जला दिया जाता था। सोच के देखिए, इमेजिन करिए कितनी तकलीफ होती होगी जब इस तरीके की आपकी सोसाइटी में चीजें हुआ करती थी। ये आगे चलकर प्रचलन में आएगी, सती प्रथा प्रचलित होगी और इसको बाद में 1829 में विलियम बेंटिक बैन करेंगे राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। इस समाज में नहीं है, लेकिन आगे चलकर इसके भी साक्ष्य आपको बताऊंगी कहां कहां से मिले। तो ये जो सती सिस्टम था, आपको ध्यान रखना है कि ऐसा सिस्टम था जिसमें किसी महिला के हस्बैंड की डेथ होने पर महिला को जबरदस्ती उसी के साथ जला दिया जाता था। सोच के देखो, इमेजिन करो कितनी दयनीय स्थिति रही होगी। आगे हम बात करते हैं तो आगे आपको बता दूं, फिर अगली एक आती है जाति प्रथा। जाति प्रथा लिखिएगा, कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम क्या ये था? तो आप कहेंगे नहीं थी। जाति प्रथा भी नहीं थी, कास्ट सिस्टम नहीं था। यहां पे अभी तक जाति प्रथा नहीं है। कास्ट सिस्टम वर नॉट प्रिवलेंट, ठीक है, यानी कि जाति प्रथा यहां प्रचलित नहीं थी। कास्ट सिस्टम वर नॉट प्रिवलेंट। आगे देखिएगा, विवाह कैसा होता था, कैसे विवाह प्रचलित थे? ध्यान से सुनिएगा, विवाह कैसे विवाह होते थे? देखो कितना अच्छा सोसाइटी है अभी भी। यहां पर मैरिज, तो आप लिखेंगे दो तरीके के होते थे विवाह, जिसमें एक होता था अंतर जातीय विवाह। अंतर जातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज। अंतर जातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज, अंतर जातीय विवाह। इंटरकास्ट मैरिज हुआ करती थी, जिसे आज हम लव मैरिज कहते हैं, जिसे हम लव मैरिज कहते हैं। इस समय इंटरकास्ट मैरिज हुआ करती थी, इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है। प्रेम विवाह हुआ करता था यहां पे, क्योंकि जाति प्रथा नहीं थी। दूसरा बेटा यहां पर नियोग प्रथा थी, नियोग प्रथा, ठीक है। अब ये नियोग प्रथा क्या होती है ये आपको मैं समझाऊंगी। ये दो तरह के सिस्टम आपके इस समाज में प्रचलित थे। तो नियोग प्रथा थी, जिसे हम नियोग सिस्टम कहते हैं, लिख दीजिएगा इंग्लिश में भी, नियोग सिस्टम, ठीक है। नियोग सिस्टम, नियोग प्रथा, ध्यान रखिएगा। अब ये जो आपका समाज है, ये तो सबको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब होता है लव मैरिज, यानी कि ऐसी शादी जिसमें जाति नहीं देखी जाती, ठीक। नियोग प्रथा क्या होती थी, ध्यान से सुनना। नियोग प्रथा में अगर एक पति और पत्नी है, दोनों की शादी हो गई है, लेकिन जो पति है वो नपुंसक है, मतलब वो बच्चा नहीं पैदा कर सकता, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं, वो क्षमता नहीं है कि वो बच्चा पैदा कर सके। तो उसके लिए उस व्यक्ति की जो पत्नी हुआ करती थी, वो अपने पति की मर्जी से किसी दूसरे पुरुष के साथ वंश को आगे चलाने के लिए संबंध बनाया करती थी। ये आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से बताती हूं, एक ऐसी प्रथा जिसमें पुरुष जब बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं रखता था, तब उसकी पत्नी जो है क्या करती थी, किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाती थी, किस लिए? वंश को आगे ले जाने के लिए।
इसको हम कहते थे नियोग प्रथा, इसको हम कहते थे नियोग सिस्टम। अब यहाँ पे जो अंतरजातीय विवाह होता था, अंतरजातीय विवाह, तो ये जो विवाह था, इस विवाह के प्रकार कितने थे? विवाह, ये तो हो गया सिस्टम। अब ये जो विवाह है, ये जो मैरिज हो रही है, इसके प्रकार तो देखिएगा दो तरह से होता था। एक को हम कहते थे अनुलोम विवाह, ठीक है, एक को हम कहते थे अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह, और एक था प्यारे बच्चे, दूसरा था प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह, ठीक है। यहां पे क्या था? प्रतिलोम में उच्च वर्ग का व्यक्ति, उच्च वर्ग का व्यक्ति यानी कि जो पुरुष है वो उच्च वर्ग का है, लेकिन यहां उच्च वर्ग जाति नहीं है, संपन्नता थी बेटा, संपन्नता। ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। उच्च वर्ग का व्यक्ति निम्न वर्ग के व्यक्ति से, निम्न वर्ग के व्यक्ति से, निम्न वर्ग के व्यक्ति से विवाह कर सकता था। उच्च वर्ग का व्यक्ति निम्न वर्ग के व्यक्ति से विवाह कर सकता था, विवाह कर सकता था। अब यहां पे आप कहेंगे मैम लेकिन अभी तो आपने बोला कास्ट सिस्टम नहीं था, तो यहां कास्ट सिस्टम नहीं, ब्रैकेट में लिखना संपन्नता के आधार पर, संपन्नता के आधार पर, यानी कि जो लड़का है वो अमीर घर से हो और लड़की अगर गरीब घर से हो, तो इस तरह का जब विवाह होता था तो उसे अनुलोम विवाह कहते थे। और ये संपन्नता यहां पर आधार थी, ध्यान रखिएगा, जाति नहीं, जाति नहीं। पैसे वाला व्यक्ति, पैसे वाला व्यक्ति जब किसी गरीब लड़की से शादी अपने लड़के की कर देता था तो उसे हम कहते थे अनुलोम विवाह। लेकिन जब यही उल्टा हो जाता था, यानी जो दूसरा मैंने लिखा उसको यहां समझा रही हूं, प्रतिलोम विवाह, जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें जस्ट अपोजिट होगा। इसमें क्या होगा? निम्न जब उच्च से विवाह करता था, निम्न वर्ग का व्यक्ति, निम्न वर्ग का व्यक्ति उच्च से विवाह करता था, निम्न वर्ग का व्यक्ति उच्च से विवाह करता था, यानी कि लड़का गरीब हो और लड़की अमीर हो। तो इस तरीके के विवाह को यहां प्रतिलोम विवाह कहा गया था। लेकिन यहां ये उच्च और निम्न जो देखा जा रहा है ये आपकी प्रॉपर्टी के बेस पर, जाति के आधार पर नहीं, क्योंकि कास्ट सिस्टम तो बेटा था ही नहीं प्यारे बच्चे, बिल्कुल नहीं था। हाँ जी, इस समाज में भी इंटरकास्ट मैरिज हुआ करती थी। आज के समाज में मुश्किल है लेकिन उस समाज में होता था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, उस समाज में होता था, आज नहीं होता, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आज बिल्कुल भी नहीं होता। अगर नहीं होता तो हम कभी जानते ही नहीं कि लव मैरिज क्या होती है। जाति कहां से आया, हर्ष, उसके बारे में भी अभी आगे आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे सारे प्रश्नों के उत्तर आपकी कॉपी में होंगे। बस थोड़ा सा आराम से पढ़ लो, थोड़ी थोड़ी चीजें पेशेंस के साथ पढ़ते जाओ। अब हम बात करेंगे ऋग्वेद में जो देवता हैं। ऋग्वेद में देवता, आपको पता है कि ऋग्वेद जो कि आपका सबसे पुराना वेद है, इस ऋग्वेद में कुछ देवताओं की बात कही गई है, जिसमें हम बात करेंगे कि आर्य शब्द, आर्य शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो लिखना 33 टाइम्स। 33 बार ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। आर्य जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, आर्य जिन्होंने वैदिक सभ्यता को जन्म दिया। अब सबसे फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का कि जो इंद्र इस काल के देवता हैं, इंद्र का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो 250 टाइम्स।
250 बार इंद्र देवता का ऋग्वेद में वर्णन हुआ है, यानी 250 बार मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। 250 बार मंत्रों का प्रयोग किया गया है इंद्र देवता के लिए, क्योंकि इस काल के देवता थे ये। ठीक है, 250 टाइम्स इनका नाम आपको ऋग्वेद में देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आगे हम बात करते हैं तो एक है आपके अग्नि देवता। अग्नि देवता, अग्नि का देवता इनको कहा जाता है और इसका यूज हुआ है 200 टाइम्स, 200 बार। कितनी बार? 200 बार। ये आपको ध्यान रखना है। जहां जहां से प्रश्न बनते हैं वहां वहां से चीजें आपके सामने लाऊंगी, रखूंगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं देख रही हूं, उनको देखते समय कुछ भी नया मिलेगा तो फैक्ट्स हेडिंग डलवाकर ऐड करवाती जाऊंगी। मैंने अभी 2 आपको टॉपिक पढ़ा दिए, बल्कि 3 हम कह सकते हैं कि आपका इतिहास का विभाजन, फिर उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, और अब वैदिक सभ्यता आपका चल रहा है। आगे देखिएगा अग्नि। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा विष्णु। विष्णु भगवान का कितनी बार यूज किया गया है इस शब्द का मतलब? तो 100 बार, 100 टाइम्स इसका यूज किया गया है, विष्णु देवता का जो विष्णु वर्ड है इसका। और अगर हम भगवान शिव की बात करें तो गॉड शिवा की बात करें तो मैम 3 टाइम्स यानी कि 3 बार प्यारे बच्चे किया गया है। तो आज की क्लास में हमने इतना पढ़ा। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने क्या क्या आज पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले प्यारे बच्चे हमने ऋग्वैदिक काल में जो आपके आर्य जिस भाषा का प्रयोग करते थे उससे संबंधित कुछ शब्दों को लिखा। शब्दों के बारे में जानने के बाद हमने जाना कि भाई ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम क्या हुआ करते थे, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं, यहां से पूछे जाते हैं कि इस समय वर्तमान में जो नदियां हैं उनके पुराने नाम क्या थे, जिसमें अभी तक सबसे ज्यादा झेलम और बेटा चिनाब नदी का नाम पूछा गया है, लेकिन कोई और भी पूछा जा सकता है। उसके बाद हमने आज ही पढ़ा कि ऋग्वैदिक काल की विशेषताएं कैसी हैं, कैसा समाज था, यहाँ देवता कौन थे, साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, यहाँ के लोग क्या खाते थे, ये सब मैंने आपको बताया है। उसके बाद मैंने बाल विवाह, विधवा विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, विवाह कैसे विवाह थे, फिर विवाह के टाइप क्या हुआ करते थे, ये सब मैंने आज आपको बताया। और फिर उसके बाद में ऋग्वेद में कुछ देवता जिनके शब्दों का यूज किया गया है वो बताया। अभी आगे खत्म नहीं हुआ है, आगे चल के और भी चीजें मैं बताऊंगी कि सिंधु रिवर का कितनी बार प्रयोग हुआ है, सरस्वती नदी का, गंगा का, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। और बेटा मैं कोशिश करूंगी, जो आपकी डिमांड चल रही है कि संडे को 20 क्वेश्चंस की क्विज करवा दीजिए, इसके बारे में मैं विचार करती हूं, डिस्कस करती हूं, और मैं बिल्कुल आपके लिए ये करूंगी, क्योंकि मेरे एक भी स्टूडेंट मुझसे गुस्सा नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे एवरीवन। आज तो नहीं करा ना इन्होंने कुछ।